हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इस वाले सेशन में हम अपने हर्षवर्धन काल को देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट। देखो ध्यान से सुनना, ये एक कहानी के तौर पर है। एक बंदा है जिसके आसपास ये कहानी पूरी है, ठीक है, तो उसी पर फोकस करते हैं। और जब एक बंदे पे कोई आधारित होती है ना कहानी, तो वो बहुत आसान हो जाती है हमारे लिए। चलो देखते हैं। ये कहता है हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था। पहले ये देखो, ऐसा हुआ जैसे ही गुप्त वंश खत्म हुआ ना, ठीक है, गुप्त वंश का जैसे ही अंत हुआ, विकेंद्रीकरण होना शुरू हो गया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, विकेंद्रीकरण। ओके भाई, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज एक साथ जुड़ी रहती है तो उसको हम केंद्रीकरण बोलते हैं, और जब वो बिखर जाती है तो विकेंद्रीकरण। तो भारत के अंदर छोटे छोटे जातीय समूह अलग अलग बटने लगे थे। जातीय समूह क्या होने लगे थे? बटने लगे थे, डिवाइड होने लगे थे, अलग अलग ग्रुप्स बनने लगे थे। ठीक है, उनमें से जैसे कि एक था मैत्रक वंश। मैत्रक वंश ये कहां पर उदय हुआ? ये हुआ है वल्लभी के अंदर। वल्लभी गुजरात में पड़ता है। ये वंश वहां पर शुरू हो गया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही गौड़ वंश, ये बंगाल में शुरू हो गया। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, बंगाल में। ऐसे ही परवर्ती, इनको परवर्ती गुप्त बोलते हैं। एक थे जो गुप्तों के बाद आए थे, परवर्ती गुप्त, वो मगध वाले क्षेत्र में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, मगध के क्षेत्र में। ऐसे ही पुष्यभूति वंश, ये कौन से क्षेत्र में शुरू हुआ? ये जो पुष्यभूति वंश है जिससे हर्षवर्धन आता है, ये वंश थानेश्वर के अंदर शुरू हो गया। थानेश्वर हरियाणा के अंदर ये वंश शुरू हो गया। ऐसे ही मौखरी वंश कन्नौज के अंदर। ओके भाई, ध्यान रखोगे, ऐसे ही मौखरी वंश कहां पर शुरू हो गया? कन्नौज के अंदर शुरू हो गया। तो ऐसे इन वंशों का उदय होना शुरू हो गया, ठीक है, अलग अलग एरिया में। ऐसे ही हमारा पुष्यभूति वंश है। पुष्यभूति ने ही पुष्यभूति वंश की नींव रखी थी। कहां पर? थानेश्वर हरियाणा के अंदर। पुष्यभूति ही एक, ध्यान रखोगे, है ना, इसका पहला शासक माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर इस वंश में क्या हुआ? पुष्यभूति वंश में आगे चलकर शासक आए, जैसे प्रभाकवर्धन हो गया, नरवर्धन हो गया। यहां पर लिख लीजिए, ठीक है भाई। जैसे इसमें प्रभाकवर्धन, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, प्रभाकवर्धन है, नरवर्धन है, ठीक है भाई, नरवर्धन। तो इसमें से ये जो आप प्रभाकवर्धन देख रहे हैं ना, प्रभाकवर्धन इज अ इंपॉर्टेंट। इसके दो बेटे थे प्रभाकवर्धन के। एक बेटे का नाम क्या था? राज्यवर्धन। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, क्या था? राज्यवर्धन। और दूसरे बेटे का नाम क्या है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन छोटा बेटा है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और एक बेटी थी राजश्री, क्लियर हो जाएगा, राजश्री। तो यानी कि प्रभाकवर्धन की एक अच्छी खासी फैमिली थी जिसमें दो बेटे थे और राजश्री बेटी थी। ओके, यहां पर हो गई भाई, इन दोनों की एक सिस्टर भी हो गई। अब हम देखें कि हर्षवर्धन किस वंश से था, तो हमारा राइट आंसर हो गया पुष्यभूति वंश। अब चलते हैं थोड़ा आगे, है ना भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? अब देखो क्या हुआ, गद्दी पर जो बिठाया था ना प्रभाकवर्धन ने, वो बड़े बेटे को बिठाया सबसे पहले। किसको बिठाया? राज्यवर्धन को। ठीक है भाई, हर्षवर्धन को नहीं बिठाया। राज्यवर्धन को गद्दी पे बिठा दिया, हर्षवर्धन को कोई आपत्ति भी नहीं थी। और फिर राजश्री का विवाह भी कर दिया। राजश्री जो इनकी बहन थी उसका विवाह कर दिया। कहां पर कर दिया? जो कन्नौज के अंदर अभी हमने देखा है ना मौखरी वंश चलता था, तो वहीं के कन्नौज के अंदर मौखरी वंश के एक राजा थे। मौखरी वंश के राजा थे जिनका नाम था गृहवर्मन। उनसे शादी कर दी, समझ गए। प्रभाकवर्धन के दो बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। उन दोनों ने, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन ने, अपनी बहन की शादी राजश्री की किससे कर दी? गृहवर्मन से कर दी। कहां पर? कन्नौज के अंदर। ठीक है, हंसता खेलता बढ़िया परिवार था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। राज्यवर्धन गद्दी पे बैठा हुआ था, हर्षवर्धन अभी बैठा नहीं था। हर्षवर्धन देख रहा था कि कैसे साम्राज्य चलता है। अब इसी बीच में क्या हुआ कि बंगाल का जो शासक था शशांक, उसने किस पर हमला किया? कन्नौज पर हमला किया। ठीक है, किसने किया है? शशांक ने। ये ध्यान रखोगे, शशांक ने कर दिया हमला। अब जब शशांक ने हमला किया तो उसके बाद गृहवर्मन की कर दी गई हत्या। यानी कि नई नई राजश्री की शादी हुई है और उसके बाद ही शशांक ने हत्या कर दी। किसकी? उसके राजश्री के पति की, गृहवर्मन की। ठीक है, मौखरी वंश तो बिल्कुल एक तरीके से वहां पर एंड कर दिया। और कौन गद्दी पर बैठ गया? कन्नौज की पर आकर शशांक बैठ गया। शशांक बंगाल का भी राजा था और यहां का भी राजा था। ठीक है, अब दोनों जगह उसने कब्जा ली शशांक ने। अब इसका बदला लेने कौन जाएगा? इन दोनों में से कोई भाई जाएगा, राज्यवर्धन या हर्षवर्धन में से। तो हर्षवर्धन और राज्यवर्धन में से यह डिसाइड हुआ कि राज्यवर्धन जाएगा। राज्यवर्धन जो बड़ा भाई है,
वो उसने बोला कि मैं बदला लेने के लिए जाऊंगा, तो राज्यवर्धन बदला लेने के लिए गया, इसको भी मरवा दिया जाता है। यानी कि अब हर्षवर्धन केवल 16 साल की उम्र में है। हर्षवर्धन एक छोटा लड़का है, 16 साल की उम्र में है। उसने अपने जीजा की भी मृत्यु देख ली है, अपने भाई की भी मृत्यु देख ली है। अब तो उसके सामने कुछ ना कुछ अड़चन आएंगी, तो वो गद्दी पर बैठ गया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। हर्षवर्धन हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। कहां की गद्दी पर बैठा? वो सबसे पहले वो बैठा थानेश्वर की गद्दी पर, है ना, जहां पर पुष्यभूति वंश चलता था, तो बैठ गया गद्दी पर। अब उसने डिसाइड किया कि अब वो शशांक को मारेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि शशांक ने बहुत नुकसान कर दिया है। तो इसने शशांक को मार दिया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। शशांक को मार दिया, शशांक की हत्या कर दी। और जब शशांक को मार दिया तो इसने बोला कि मेरी राजधानी थानेश्वर तो है ही, अब मैं कन्नौज को भी बनाऊंगा, है ना भाई। तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा मिला? इसमें हमारा राइट आंसर कन्नौज मिला। ठीक है, अगर यहां पर थानेश्वर होता तो हम थानेश्वर लगा देते, कन्नौज ना होता तो ऑप्शन में कन्नौज है यहां पर। तो कन्नौज को इसने अपनी कैपिटल बना दिया। अब इसकी दो राजधानी हो गई हैं, पहली थानेश्वर और दूसरी कन्नौज। बोला अब शासन में कन्नौज से ही करूंगा ज्यादातर। ठीक है, यानी अब इसने बात जमा दी। अब देखना ये महान कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत अर्ली एज में गद्दी पर बैठ गया। 606 से लेकर 647 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा रहा। ठीक है, अपनी मृत्यु तक ये गद्दी पर बैठा रहा। ओके, अगला देखते हैं। हर्षवर्धन के समय भारत आए प्रसिद्ध चीनी यात्री का नाम क्या था? शासन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 606 से लेकर 647 ईस्वी के बीच में हर्षवर्धन का काल शुरू हो गया भाई, है ना। अब हर्षवर्धन के समय पर क्या हुआ, है ना भाई, हर्षवर्धन के समय पर कौन आया? यहां पर जो आया है 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक यहां पर रहा, वो रहा है हेनसांग। ठीक है भाई, हेनसांग रहा है। हेनसांग एक चीनी यात्री था। ये क्या था? एक चीनी यात्री। देखो, शुरू के क्वेश्चंस में ही थोड़ी लंबी लंबी थ्योरेटिकल चीजें हैं, आगे जाके बहुत आसान चीजें आने वाली हैं। फटाफट आंसर लगाने हैं बस तुमको, यहां पे समझ लेना है सारी चीजों को। तो ये कौन सा था? चीनी यात्री था एक। इसको यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यात्रियों का राजकुमार इसको कहा जाता है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, है ना। इसको वर्तमान शाक्य मुनि भी बोलते हैं, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, वर्तमान शाक्य मुनि भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, यहां तक हो गई बात। इसने कौन सी बुक लिखी है? इसने CU की लिखी है, CU की लिखी है इसने। अच्छा, ये CU की तो लिख दी इसने। इसने बोला कि भारत में जातिवाद है और यहां पर ब्राह्मण सर्वोच्च है। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो इसने सर्वोच्च किसको बताया? ब्राह्मण को सर्वोच्च बताया यहां पर, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसा भी आप ध्यान रखना। अच्छा, यहां तक हो गई बात वर्तमान शाक्य मुनि। इसने हर्षवर्धन को क्या कहकर बुलाया था? शिलादित्य। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, क्या कहकर बुलाया था? शिलादित्य कहकर बुलाया था हर्षवर्धन को, ये भी आप ध्यान रखोगे। हालांकि हर्षवर्धन के पास और भी उपाधियां थी, जैसे परमाहेश्वर की, परमाहेश्वर, ये भी आप ध्यान रखोगे, परमाहेश्वर की थी, परम माहेश्वर की थी। ओके भाई, ध्यान रखोगे, परम माहेश्वर ये भी उपाधि थी, लेकिन उसने शिलादित्य कहकर बुलाया था हर्षवर्धन को। ठीक है, ये भी हो गई बात। हर्षवर्धन बहुत दिमागदार लड़का था। अब आगे चलते हैं। ठीक है भाई, बोलता है हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी है? ओके, हर्षवर्धन की जो जीवनी है हर्षचरित, ठीक है भाई, वो किसने लिखी है? हर्षचरितम जिसको बोल देते हैं, संस्कृत में लिखी गई है, वो बाणभट्ट ने लिखी है। बाणभट्ट इसका दरबारी कवि था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, दरबारी कवि। और बाणभट्ट ने कादंबरी को भी लिखा है, कादंबरी भी लिखी है, ये भी आप ध्यान रखोगे। हर्षवर्धन बहुत दिमागदार, ठीक है भाई, बहुत दिमागदार शासक था। ऐसा था, वल्लभी जो गुजरात के अंदर है, वहां पर मैत्रक वंश चलता था। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। मैत्रक वंश के शासक से इसने अपनी बेटी का विवाह भी कर दिया था, तो उससे दुश्मनी भी खत्म कर ली इसने। समझ गए? तो बहुत दिमाग लगाया वहां पर भी। ओके, अब क्या है, इसने काम किया, कश्मीर पर हमला किया। कश्मीर पर हमला करके इसने, है ना भाई, उसको अपने क्षेत्र में मिला लिया, अपने क्षेत्र में मिला लिया। अब आप सोचोगे कि उसका कहां से कहां तक क्षेत्र फैला हुआ था। पहले मैं तुम्हें यह बता दूं, देखो आप जानते हो उसका जो एरिया था हिमालय से लेकर, और ये जो आप नर्मदा नदी वाला एरिया देखते हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। हिमालय से नर्मदा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर गुजरात के कठियावाड़ तक फैला हुआ था। यानी कि ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है हमारे भारत का, ये इसका था अच्छा खासा जीता हुआ, जो जिसमें इसकी बहुत तगड़ी मजबूत पकड़ थी। समझ गए?
तो कठियावाड़ गुजरात का निचले हिस्से को कहते हैं, ऊपर वाले को कच्छ बोल जाता है। ठीक है भाई। तो ब्रह्मपुत्र यानी कि अरुणाचल प्रदेश और असम में बह रही होती है उधर, तो उस क्षेत्र से लेकर यहां तक का एरिया और हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक का एरिया, ये इसका पूरा एरिया कवर्ड था। इतना सारा एरिया इसने घेरा हुआ था, खूब मजबूत शासन था इसका। ओके, अब एक और अगली चीज पर चलते हैं। बोलता है बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षवर्धन की जीवनी का नाम क्या है? वो तो अभी हमने देखी है, हर्षचरितम है। ठीक है, ये भी हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं इसके समय पर कितने हिस्सों में पूरा प्रशासन बटा हुआ था, कितने हिस्सों में? 2 क्षेत्र में इसका साम्राज्य बटा हुआ था। एक तो प्रत्यक्ष क्षेत्र, याद रखना प्रत्यक्ष क्षेत्र हो जाता है, और एक है सामंत क्षेत्र। आप बोलोगे सर ये कैसे कैसे है? मतलब प्रत्यक्ष क्षेत्र वो है जो डायरेक्ट इसके कब्जे में था, सीधा नियंत्रण। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सीधा नियंत्रण है इसका, सीधा नियंत्रण है, डायरेक्ट वहां से जो टैक्स आ रहा है वो राज्य को मिल रहा है। ठीक है। सामंत क्षेत्र यानी कि जो इसने एरिया जीते हुए हैं कुछ दूर के, उनमें अपने सामंतों को बिठा देना, है ना, अपने गुलामों को बिठा देना, और वहां से उनके पास पहले टैक्स आएगा, फिर उसमें से बांट के वो ऊपर भेजेंगे टैक्स। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ऐसे ध्यान रखना। तो सामंत और प्रत्यक्ष 2 क्षेत्र में इसका पूरा पूरा साम्राज्य बटा हुआ था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर यहां पर हर्षचरितम इज द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हर्षवर्धन ने कौन सी भाषा में साहित्य रचना की? बहुत अच्छा लेखक था। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लेखक था ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। तो इसने संस्कृत भाषा में, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटकों में से कौन सा शामिल नहीं है? उसने जो लिखे हैं जैसे प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, नागानंद लिखा है। मालविकाग्नित्रम किसका हो जाएगा? कालिदास जी का है ये। ठीक है भाई, ध्यान रखो, किसका हो जाएगा? कालिदास जी। कालिदास जी को क्या बोला जाता है? भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। तो ये बिल्कुल अलग है, बाकी तीनों इसने लिखे हैं। लेकिन एक और बात ध्यान रखना, इन तीनों को लिखने का श्रेय किसी और को भी जाता है, धावक नाम के एक, ध्यान रखोगे, धावक नाम के एक लेखक को जाता है। लेकिन हमारी पेपर में जो है, हमारी हिस्ट्री के अंदर, ये हर्षवर्धन के लिए ही पूछे जाते हैं तीनों। ठीक है, तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आप ये धावक नाम का लेखक याद रख सकते हो, लेकिन आप जो है इन तीनों को पेपर के लिए, हर्षवर्धन के लिए ही याद रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। हर्षवर्धन के समय कौन सा धर्म प्रमुख रूप से प्रचलित था? उसके समय पर कौन सा धर्म प्रचलित था? देखो, ऐसा था, हर्षवर्धन खुद जो था ना, वो शैव धर्म को मानता था, शिव जी का पूजा करता था, शैव धर्म को मानता था अपना, शुरू में कोई दिक्कत नहीं थी, और उन्हीं की पूजा भी करता था। क्या हुआ, फिर ये मिल गया किससे? हेनसांग से। अब जब ये हेनसांग से मिला, जैसे ये हेनसांग से मिला, इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। कौन सा अपनाया इसने? बौद्ध धर्म को अपनाया। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें से कि हर्षवर्धन के समय कौन सा धर्म प्रमुख रूप से प्रचलित था? तो इसके समय पर बौद्ध धर्म प्रचलित था बहुत ज्यादा। ठीक है, देखो बौद्ध धर्म पनपा ही इस वजह से था बढ़िया लेवल पे, क्योंकि उसको बड़े बड़े राजा मिले हैं, अजातशत्रु जैसे मिले हैं, समझ गए, सम्राट अशोक जैसे मिले हैं, और कनिष्क जैसे मिले हैं, और हर्षवर्धन जैसे मिले हैं। तो लंबे समय तक सरवाइव जो करा, वो जैन की तुलना में बहुत ज्यादा सरवाइव करा है। ओके भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट यहां पर ये हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पर। हर्षवर्धन के पहले राजा कौन था? जरा बताओ, हर्षवर्धन के पहले कौन सा था? अगर हम देखें, उसका भाई था। ठीक है, उसका भाई गद्दी पर बैठा था, राज्यवर्धन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, ये गद्दी पर बैठा था। अच्छा, इतनी भी बात हो गई हमारी, यहां तक आ गए। अब मैं तुम्हें हर्षवर्धन का साम्राज्य बांटता हूं कि वो कितने हिस्सों में बटा हुआ था। देखो, सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। ग्राम बटे हुए थे विषय में। विषय का मतलब है आज के समय पर अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे कि हो गए जिले। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जिले, और उसके ऊपर होता था भुक्ति। भुक्ति का मतलब है राज्य, स्टेट, प्रांत। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, स्टेट, ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। और इसके ऊपर हो गया राष्ट्र। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, राष्ट्र। यानी कि पूरा ये हो गया जी हर्षवर्धन का साम्राज्य। ठीक है, इसमें एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट है। स्टेट को आप बोलोगे भुक्ति। ओके, फिर उन स्टेट के अंदर हो गए क्या? जिले, और उन जिले के अंदर हो गए ग्राम। तो ये उसका प्रशासन को आप याद रखोगे, ग्राम, विषय, भुक्ति, राष्ट्र। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये उसके लिए है, जितना उसका सारा साम्राज्य वो उसके लिए राष्ट्र है, वो उसके लिए देश है।
अब उसमें उसने छोटे छोटे डिवाइड कर रखे हैं, स्टेट फिर उसके अंदर है ना डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके अंदर विलेज, ऐसे उसने डिवाइड किए हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यवर्धन। ठीक है, आज अभी नेक्स्ट पर, हर्षवर्धन ने किसके साथ प्रयाग सम्मेलन आयोजित किए थे? देखो क्या था, जैसे ही ये हेनसांग से मिला था ना, हेनसांग से, अब ये हेनसांग से मिला तो इसने प्रयाग के अंदर और कन्नौज के अंदर सभाएं करनी शुरू करी थी। कन्नौज के अंदर भी सभाएं हुई, प्रयाग के अंदर भी हुई, लेकिन प्रयागराज के जो सम्मेलन थे वो 12-12 साल में होने लगे। कितने साल में होने लगे? 12-12 साल में, और उसी को बोला गया वहां पर कुंभ मेला। तो हम ऐसा बोलते हैं कि कुंभ मेले की शुरुआत भी किसने करी है? हर्षवर्धन ने करी है। तो हम कह सकते हैं हमारा राइट आंसर क्या है यहां से? हेनसांग। हर्षवर्धन ने किसके साथ प्रयाग सम्मेलन आयोजित किए? है ना, वो हेनसांग के साथ। ठीक है, ध्यान रखोगे। और 12-12 साल में, और इन सम्मेलनों को आगे चलकर क्या बोला गया? कुंभ का मेला बोला गया। तो कुंभ के मेले की शुरुआत किसने करवाई? इसी ने करवाई। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है हर्षवर्धन ने किस दक्षिणी भारतीय राजा से युद्ध किया था? अच्छा ठीक है, देखो ऐसा है, इसमें जो हमारा आंसर है वो पुलकेशिन सेकंड है। देखो बात क्या थी, हर्षवर्धन ने यहां पर दक्षिण में जाकर चोल को भी हराया है, समझ गए, चोल को हराया है। ठीक है भाई, और अगर आप देखोगे कांची पर भी अधिकार किया है, कांची, ठीक है ध्यान रखोगे, कांची, समझ गए, कांची पर भी अधिकार किया है जाके। कांची जो थी वो पल्लव वंश की राजधानी रही थी, यहाँ पे तमिलनाडु में पड़ता है। तो इस एरिया में वो जाके हराकर आया है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब ये जो आप कर्नाटका वाला एरिया देखते हैं, इसमें एक ऐहोल जगह भी पड़ती है, समझ गए, और ऐहोल का शिलालेख किसका है? पुलकेशिन सेकंड का है, जो जिसको हम बादामी के चालुक्य का शासक बोलते हैं। बादामी के चालुक्य, ये चालुक्य वंश से था, बादामी के चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन सेकंड। तो पुलकेशिन सेकंड का एक शिलालेख है, ऐहोल शिलालेख। ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटका में। इस शिलालेख में यह लिख दिया इस पुलकेशिन सेकंड ने कि मैंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पर ही हरा दिया था, इसको दक्षिण में आने ही नहीं दिया। लेकिन लिखा हुआ यह है कि ये गया है दक्षिण में और जीत के भी आया है इन एरियाज को, है ना, समझ। ये जो आप देख रहे हैं बाणभट्ट की जो हर्षचरित है, उसमें ये साफ लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है। सीयू की हर्षवर्धन के ऊपर जो लिखी गई है, या फिर भारत के यात्रा के ऊपर जो लिखी है, किसने? हेनसांग ने, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि ये दक्षिण गया और जीत के आया। लेकिन सिर्फ एक जगह पर, ये जो पुलकेशिन सेकंड है, बादामी के चालुक्य का शासक जो है, बादामी जगह कर्नाटक में पड़ती है, वहां पर चालुक्य वंश चलता था, तो बादामी के चालुक्य का है पुलकेशिन द्वितीय। ये अपने ऐहोल अभिलेख में, जो आज भी है कर्नाटका में, उसमें यह बात लिखता है कि मैंने हर्षवर्धन को साउथ में आने ही नहीं दिया था, उसको यहीं हरा दिया था नर्मदा के किनारे 618 ईस्वी में। सिर्फ यहीं लिखा हुआ है और कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो झूठ भी हो सकती है ना, क्योंकि अपने बारे में राजा अपनी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन बाणभट्ट की कादंबरी में यह बात है ही नहीं कि वो कभी हारा भी है हर्षवर्धन। ऐसा लिखा गया है कि वो कभी हारा ही नहीं और वो कंटिन्यूअसली जीतता चला गया है। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट आ जाओ। बोलता है हर्षवर्धन ने प्रयाग सम्मेलन कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया? अभी हमने देखा था 12 साल में। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 साल। बोलता है हर्षवर्धन ने किस विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया था? देखो हेनसांग ने पढ़ाई करी थी नालंदा विश्वविद्यालय से, जो गुप्त काल का बना हुआ था, कुमार गुप्त ने बनवाया था। ठीक है, तो उसी के अंदर जब हेनसांग ने पढ़ाई करी तो उसी नालंदा विश्वविद्यालय को इसने संरक्षण प्रदान किया, है ना, यानी कि उसको अपने अंडर किया और उसकी जो भी कमियां थी वो पूरी करी, उसको धन धान्य भी दिया चलने के लिए अच्छे से। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नालंदा। नालंदा कहां पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है, और ये गुप्त वंश के समय पर बना हुआ है, और गुप्त वंश के समय पर किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, तो हमारा यहां पर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पर। हर्ष के समय किसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ली थी? किसने ली थी? अभी हमने देखा कि वो हेनसांग ने ली है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647 तक उसने शासन किया है, 647 में ही उसकी मृत्यु हुई थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे भी बिल्कुल ठीक है। ये जो हेनसांग था ना, ऐसा नहीं है कि हेनसांग सिर्फ हर्षवर्धन के ही जगह पर आया था,
उसने असम तक की यात्रा करी थी, समझ गए। असम में भी उसने यात्रा करी और दक्षिण में जाकर उसने कांची की यात्रा भी करी है, समझ गए, पल्लव वंश के समय पर। और उसने कांची की यात्रा के साथ साथ वो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भी गया है, तब का स्वाद चखता हुआ फिरा है, समझ गए। क्या यार एक जगह आ गया, आप तो घूम के जाऊंगा, ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर में कहां तक फैला हुआ था। उत्तर में अभी हमने देखा था कश्मीर से लेकर और विंध्यन पर्वतमाला तक का एरिया इसका था, या फिर नर्मदा तक का एरिया आप बताओगे, ठीक है भाई। कश्मीर से लेकर नर्मदा तक का एरिया आप बताओगे, या फिर विंध्यन आ जाए तो विंध्यन ध्यान रखना, क्योंकि नर्मदा के ठीक ऊपर यहां पर विंध्यन पर्वतमाला भी है, ठीक है भाई। तो ये एरिया, और इधर ब्रह्मपुत्र से लेकर और इधर गुजरात के कठियावाड़ तक का एरिया इसका था। तो पूरा ये एरिया ऊपर का फैला हुआ था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर, ठीक है भाई। ये भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पर। हर्षवर्धन के काल में कौन सी प्रशासनिक इकाई नहीं थी, कोई एक प्रशासनिक इकाई नहीं थी। देखो भाई, ग्राम था, मंडल था, भुक्ति था, लेकिन ध्यान रखना ये विश्व नहीं है। अब आप बोलोगे सर आपने ग्राम हमें पढ़ा दिया, भुक्ति हमें पढ़ा दिया, भुक्ति मींस राज्य, ग्राम मींस गांव, है ना भाई, और विषय हो गया जिला, लेकिन ये मंडल कहां से आया। देखो मंडल भी उस समय पर बोला जाता था, जिले को ही बोला जाता था। किसको बोला जाता था, जिले को ही, यानी कि विषय को ही मंडल बोल दिया जाता था, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। कभी कभी राज्य को भी मंडल बोल दिया जाता था, तो यानी कि राज्य या जिले को मंडल बोल दिया जाता था उस समय पर। तो थी ये प्रशासनिक इकाई, लेकिन विश्व नहीं थी, ये नहीं थी, इसको आप हटा दोगे, ओके। बोलता है हर्षवर्धन की रचनाओं में कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है। देखो धार्मिक विषय पर है, हास्य तत्व पर है, नीति शिक्षा पर है, फारसी भाषा नहीं है, इसको आप हटा दोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। हर्षवर्धन के समय प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था। अब उसकी कैपिटल बाद में कौन सी बनी है, थानेश्वर के बाद तो कन्नौज बनी है, तो कन्नौज ही था। तो हमारा राइट आंसर है कन्नौज, उत्तर प्रदेश में है। अगर हम देखें हर्षवर्धन किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित था, किससे संबंधित था। देखो हर्षवर्धन के समय कौन सा धर्म प्रचलित था, बौद्ध धर्म। हर्षवर्धन पहले खुद किस संप्रदाय से था, है ना, वो आपको देखना है। तो यहां पर शैव लगाओगे, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। शिवजी की पूजा करता था, शैव धर्म से जुड़ा हुआ था, ठीक है। कुंभ मेले की शुरुआत भी उसी ने करवाई है। लेकिन अगर आप देखोगे बाद में जब वो हेनसांग के संपर्क में आ गया है, तो उसने क्या काम कर दिया, बौद्ध धर्म में उसने परिवर्तित हो गया, ठीक है। ऐसे भी आप ध्यान रखो, क्लियर हो जाएगा, समझ गए यहां तक। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पर। हर्षवर्धन के दरबार में हेनसांग को क्या सम्मान दिया गया था, कौन सा सम्मान दिया है, वो मिला है इसमें से विद्वान अतिथि का, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा ये। अच्छा अब एक और चीज लिख दीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि हर्षवर्धन की जो सेना थी उसको क्या बोला जाता था, चतुरांगणी बोला जाता था। इसकी सेना को क्या बोला जाता था, चतुरांगणी बोला जाता था, चतुरांगणी इसकी सेना को, ये ध्यान रखोगे। अच्छा इसका जो ध्यान रखोगे, जो इसका जो मंत्री हुआ करता था, मंत्री, है ना भाई, ध्यान रखोगे। प्रमुख मंत्री जो होता था, है ना, याद रखोगे, यहां पर लिख लीजिए। प्रमुख मंत्री को क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था सचिव या अमात्य बोला जाता था, या अमात्य, जो इसका पूरा काम देखता था। प्रमुख मंत्री या फिर प्रधानमंत्री जो इसका लीडर होता था, क्योंकि ये तो राजा था भाई, ये तो शासक था, लेकिन जो इसका लीडर होता था कि भाई हाँ ये मेरा प्रधानमंत्री है, इन मंत्रियों के ऊपर ये मंत्री है, तो वो जो प्रमुख मंत्री था उसको सचिव या अमात्य बोला जाता था। और इनका प्रधान सचिव कौन था फिर, जरा बताओ। यानी कि प्रमुख मंत्री कौन था, वो था भंडी, याद रखोगे, कौन था, भंडी। भंडी इनका प्रमुख सचिव था। पेपर में पूछा जाता है कि इसके समय पर प्रमुख सचिव कौन था, ठीक है, तो यही था। ये भी चीज आप ध्यान रखो, क्लियर हो जाएगा, समझ गए यहां तक। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं अवंती कौन था, अवंती, अवंती था विदेश सचिव, याद रखोगे वो कौन था, विदेश सचिव था। ये भी आप, ये सिंहनाद इसका प्रधान सेनापति था। अगर मैं आपसे बोलूं कुंतल कौन है, कुंतल है अश्वरोही, अश्वरोही सेना का, है ना, सेना का, है ना भाई, ध्यान रखोगे, सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी, ये भी आप ध्यान रखोगे। स्कंदगुप्त, ओके, स्कंदगुप्त हो जाएगा जो हाथियों की सेना को संभाल रहा है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। यानी कि गज सेना, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, गज सेना का प्रधान, गज सेना का प्रधान ये हो गया।
ओके, क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अवंती विदेश सचिव हो गया, सिंगनाद प्रधान सेनापति हो गया, कुंतल अश्वरोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी हो गया, स्कंदगुप्त हाथी यानी कि गज सेना का प्रधान हो गया। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके समय पर राजस्थनीय कौन होता था? राजस्थनीय, ये कौन होता था भाई? राजस्थनीय, ये होता था गवर्नर, राज्यपाल। ठीक है भाई, ध्यान रखो, गवर्नर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, है ना। राजस्थनीय, किसी राज्य का राज्यपाल, ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ अगले पर चलते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य किसके अधीन था? कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है, कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं था। एक लोकल शासक बैठ गया था वहीं का, अर्जुन नाम का, उसके बाद गद्दी पे। ठीक है भाई, अर्जुन नाम का। और आपको पता है फिर तो कन्नौज को लेकर आगे चलकर झगड़ा शुरू हो गया। कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया था, त्रिपक्षीय संघर्ष। और ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ है वो किस किस के बीच में हुआ है? जैसे कि राष्ट्रकूट हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, है ना भाई, जैसे कि प्रतिहार हो गए, जैसे कि पाल हो गए। ठीक है भाई, इन तीनों के बीच में लड़ाई बच गई इसकी गद्दी को लेकर। क्या भैया कौन बैठेगा? प्रतिहारों को अंत में सफलता मिली, 300 सालों तक इनका युद्ध चला आपस में, समझ गए? ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर इसको पैसा कहां से आता था ज्यादा? कृषि से आएगा, भूमि से आएगा। सबसे ज्यादा इसके पास पैसा कहां से आएगा? कृषि से आएगा, कृषि पर टैक्स लगाएगा। ठीक है, ध्यान रखोगे। अच्छा, भौगिक क्या होता था? जो कर को वसूलने वाला है, जो टैक्स को एकत्रित करने वाला है, उसको भौगिक बोलते हैं। भौगिक कौन होता था? भौगिक जो कर वसूलने वाला है, ये भी आप ध्यान रखोगे, वसूलने वाला। और कर का हिसाब किताब रखने वाले को पुस्तपाल बोला जाता था। पुस्तपाल, ये क्या है ना, कर का हिसाब रखने वाला, हिसाब रखने वाला। कितना उपज, टैक्स कितना लिया जाता था? 1/6। ठीक है, ध्यान रखोगे, है ना। साल भर की जो उपज हुई है उस उपज का 1/6 टैक्स लिया जाता था किसानों से, ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर रहेगा। यानी कि उपज का 6ठा भाग ही लिया जाता था, ज्यादा नहीं लिया जाता था। क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या था? छोटी छोटी सी चीजों को लेकर मृत्यु दंड दे दिया जाता था। कानून व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, मतलब एवरेज लेवल आप बोल सकते हो हर्षवर्धन के समय पर। लेकिन हर्षवर्धन एक अकेला शासक, एक लंबे समय तक ऊपर के हिस्से को जोड़ के रखा, नॉर्थ इंडिया को कवर करके रखा बहुत मजबूती से, इसलिए हम इसको ज्यादा जानते हैं। ठीक है, ये था हमारा हर्षवर्धन के बारे में चीजें पढ़ी गई जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। ओके, यहां से बाहर तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, है ना। इतनी तुम्हारी